स्ट्रेस इज दुश्मन ऑफ स्पर्म काउंट। यस, क्वालिटी ऑफ स्पर्म खराब हो जाता है। जैसे कहते हैं कि प्रेगनेंसी डिले हो गई, 99% वुमेन को ब्लेम किया जाता है। 50% ऑफ द में मेल भी रिस्पॉन्सिबल होता है जी। कि प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। ब्रेस्ट कैंसर सबसे कॉमनेस्ट कैंसर है पूरे वर्ल्ड बट में। वाई ये इतना ग्रो क्यों कर रहा है वुमेन्स में? ये बेसिकली क्या हमारा लाइफस्टाइल ऐसे हो चुका है कि आज IVF हमारे पास एक अल्टरनेट बन गया है? सिर्फ इंडिया में ही बढ़ रहे हैं IVF हॉस्पिटल्स। स्लीप मीटर कितना मैटर करता है अगर आपने अपनी मेंस्ट्रुअल हेल्थ को बड़ा ओके रखना है? मेरे पास गर्ल्स आती हैं जो कि नाइट शिफ्ट्स करती हैं, जी। तो मैं सबको यही बोलती हूँ कि ट्राई टू अवॉइड नाइट शिफ्ट्स। लैप्रोस्कोपी या दूरबीन से सर्जरी, कहते हैं ओपन सर्जरी करवानी चाहिए, एज सच कुछ ना कुछ रह जाता है। इंडिया में हॉस्पिटल ज़्यादा जोर डालते हैं कि आप सजेरियन करवाओ। अर्ली, बहुत ज़्यादा अर्ली एज में गर्ल्स को पीरियड्स आ रहे हैं। मेरे पास 9 साल की भी लड़की आई है माय गॉड। जिसको पीरियड्स आ गए हैं। तेज रफ्तार जिंदगी जिससे हो रहा है लाइफस्टाइल चेंज, फूड हैबिट चेंज। नेचुरल फूड से हम आ चुके हैं डब्बे वाले प्रोसेस फूड्स पर, जिससे हो रहे हैं इनफर्टिलिटी इशू, लो स्पर्म काउंट, अर्ली पीरियड्स और बहुत सारे डिजीजेस। सो आज हमारे साथ है डॉक्टर नवदीप कौर, जिनके साथ हम डिस्कस करेंगे अबाउट द मेन एंड वुमेन हेल्थ इश्यूज, जो हैं एक गायनाकोलॉजिस्ट विद मोर देन 15 years ऑफ एक्सपीरियंस। अगर आपको भी परवाह है अपने नियर एंड डियर्स की, फैमिली और फ्रेंड्स की, तो ये पॉडकास्ट उनके साथ ज़रूर देखें और ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हम ऐसे ही इंडिया के टॉप डॉक्टर्स, पब्लिक फिगर्स एंड सेलिब्रिटीज़ को अपने पॉडकास्ट पर लेके आते रहें। सो स्टे ट्यून्ड। Hello, Dr. Navdeep. Welcome to the podcast Deep Inside by Harman Adi. Hello Harman, thank you for inviting me for this podcast. And how are you? I'm fine too. So, start करते हैं आपकी जर्नी के साथ। आप इस लाइन में कैसे आए? How you become gynecologist? और वुमेन हेल्थ में ऐसा क्या जो आपको इंटरेस्ट जागा इस लाइन में? मेरी फैमिली में मैं ही हूँ फर्स्ट डॉक्टर इन माय होल फैमिली। जी। जब मैं छोटी थी तो मेरी दादी मेरे हाथ को देखते थे, बोलते थे कि ये बड़ी होकर डॉक्टर बनेगी। जी। देन इट वाज माय मदर्स ड्रीम कि मैं गायनेकोलॉजिस्ट बनूं। सो अल्टीमेटली धीरे धीरे करते जब मेरी MD ज्वाइन करी तो मुझे लगा कि यस, ये एक कंपैशन वाला जो फीमेल है, फीमेल की लाइफ, हर एक लाइफ कि उसका बचपन से स्टार्ट हो के जब वो पैदा होती है, फिर उसके चेंज ओवर, उसका जो हार्मोन्स चेंज होते हैं, फिर उसकी मैरिज होती है, उसके प्रेगनेंसी का प्लान होता है, फिर उसकी डिलीवरी होती है, पूरी प्रेगनेंसी की जर्नी, फिर डिलीवरी, फिर मेनोपॉज होता है। उसमें मैं एक बहुत बड़ा रोल निभा सकती हूँ। और एक फैमिली है, जो फैमिली में मेन इम्पॉर्टेंट कौन है? एक फीमेल ही है, एक माँ है, जिसके ऊपर सारी फैमिली चलती है। बिल्कुल। जब हम घर जाते हैं सबसे पहले किसको ढूंढते हैं? हम अपनी माँ को ही ढूंढते हैं। सो अगर मेरी लाइफ में एज अ गायनेकोलॉजिस्ट मैं एक छोटा सा भी उनकी लाइफ में चेंज या एक अच्छा चेंज ला सकती हूँ, वो ही मेरी लाइफ का एक सबसे बड़ा पैशन है। बट ये कितना टफ है जो नॉन डॉक्टर फैमिली है, जिनके पहले फैमिली में कोई भी डॉक्टर नहीं बना, उस फैमिली के लिए कितना टफ है अपने एक बच्चे को डॉक्टर लाइन में डालना और उसमें उसको कामयाब करवाना? मैं आपको बताऊं, मैं एक बहुत ही छोटे टाउन से हूँ, शायद आपने नाम भी नहीं सुना होगा, लुधियाना से। इट इज़ अराउंड 24 किलोमीटर्स आगे है, अहमदगढ़ है उसका नाम। ओके जी। और मेरे दोनों पेरेंट्स, मदर एंड फादर, दोनों गवर्नमेंट सर्विस में, बहुत ही सिंपल। मेरी मदर टीचिंग में, फादर फूड कॉरपोरेशन में, जिनको डॉक्टरी के बारे में ABC कुछ ऊड़ा एड़ा, मतलब कुछ भी आप लगा लो, उनको कुछ नहीं पता था। विद द हेल्प ऑफ देयर फ्रेंड्स, मैं एक नाम ज़रूर लेना चाहूँगी, मेरे आंटी हैं एक मिसेस हरिंदर कौर एंड सरदार बलजिंदर सिंह, उनकी हेल्प से और मेरे पेरेंट्स की हेल्प से मैं आज इस मुकाम पे पहुंची हूँ। मतलब पूरी फैमिली ने आपको सपोर्ट किया? पूरी फैमिली में जितना भी वो सपोर्ट कर सकते थे, उन्होंने अपनी पूरी एनर्जी, उन्होंने फाइनेंसेस, अपना पूरा एक बोलो कि बकअप जिसको बोलते हैं कि यस यू कैन डू इट, उन्होंने पूरा मेरे पे लगाया। जी। सो इस बात से शुरू करते हैं कि
आप गायनाकोलॉजिस्ट हो, आपके पास काफ़ी लोग आते हैं डिस्कशन करने, व्हाट इज़ द बेस्ट एज टू प्लान अ बेबी? बेस्ट एज इज़ 25 to 35 ईयर्स। 35 में थोड़ा ज़्यादा बोल रही हूँ जी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आजकल सब करियर ओरिएंटेड हैं, जी सब फीमेल्स करियर ओरिएंटेड हो गई जो 20 साल पहले नहीं था। जी जो फीमेल की एजुकेशन है वो अराउंड आप लगाओ 28, 29 और 30 तक ख़त्म होती है। जी उसके बाद मतलब 35 तक के बाद जो है फर्टिलिटी है, जो फीमेल फर्टिलिटी है वो डिक्लाइन होती है, कम होती है, वो जल्दी कम होती है। जी तो बिफोर 35 प्लान कर लेना चाहिए। आइडली इट इज़ 25 to 30 ईयर्स ऑफ एज। सो आपने 5 साल पहले ही बढ़ा के बताया है Yes, due to because today's scenario. because all women are nowadays career oriented और वो आजकल अगर बच्चा उनको चाहिए तो उससे पहले वो पूरा सेट होना चाहते हैं जी। कि हम सेट हो मेंटली भी, फाइनेंशियली भी, और आपस में हस्बैंड वाइफ का रिलेशन भी प्रॉपर चल रहा हो, जिससे एक बेबी आए वो और रिलेशन बेटर हो, उन पे कोई फाइनेंशियली सोशली कोई बर्डन ना लगे। जी जब भी कोई कपल आपके पास आता है तो वो क्या खुल के अपनी बातें बता पाता है आपको, क्या उसमें भी वो कुछ हाइड कर लेते हैं? अगर वो हाइड करते हैं तो वो कितना नुकसानदेह है उनके लिए? Yes, 90% ऑफ द कपल बोथ मेल एंड फीमेल वो अपनी सारी चीज़ें बताते हैं। जी बट समटाइम्स फीमेल्स जो हैं वो कुछ ना कुछ अपना प्रीवियस पास्ट या मेल्स कुछ प्रीवियस पास्ट अपना एक दूसरे के सामने नहीं बताते। जी जब हम उनसे 1-to-1 बात करते हैं तो 5% और अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस वो कर add on लेते हो हैं। जाती है। यस 5% और ऐड ऑन हो जाती हैं। लेकिन जो 5% है जो नहीं बताते उनको बताना चाहिए। जैसे आजकल क्या है, बिफोर मैरिज रिलेशंस होते हैं, कई बार प्रेगनेंसी भी हो जाती है, बट आफ्टर मैरिज जो हैं गर्ल जो बताते नहीं है कि हमें प्रेगनेंसी हुई थी, कोई प्रॉब्लम हुआ था, ऐसा हमने मेडिसिन खाई थी, हमने डीएनसी करवाई थी, सफाई कराई थी। अगर वो नहीं बताएंगे तो उनकी आगे जाके प्रेगनेंसी होने में भी प्रॉब्लम हो सकती है, और अगर प्रेगनेंसी चल रही है उसमें भी कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं, या डिलीवरी के बाद भी क्या कॉम्प्लिकेशन आपके हो पास सकते ऐसे हैं। केस आए हैं जिन्होंने पहले हाइड करा हो और बाद में कॉम्प्लिकेशंस बहुत आई हो? यस हमारे पास केसेस आते हैं, जैसे किसी ने पहले बिफोर गेटिंग मैरिड उन्होंने डीएनसी करवाई होगी जी और अब उनके प्रेगनेंसी नहीं हो रही, तो जब हमने अल्ट्रासाउंड किया उनका तो उनमें यूट्रस में हमें कुछ छोटे छोटे कण दिखे। जी तो और जब हमने उनकी ऑपरेट किया, हिस्ट्रोस्कोपी करी। हिस्ट्रोस्कोपी क्या होता है, दूरबीन से हम यूट्रस के अंदर, बच्चेदानी के अंदर देखते हैं कि ये वाइट चीज़ जो हमें अल्ट्रासाउंड पे दिख रही है वो क्या है। जी तो वो अल्टीमेटली बोन्स निकली छोटी छोटी। सो ये जो हिस्ट्रीज हैं जी अपने डॉक्टर से बिल्कुल नहीं छुपानी चाहिए, इससे ही हम आपका आगे इलाज उनका बेटर कर सकते हैं। सो इट्स बेटर कि पहले खुल के बातें करनी चाहिए। हाँ जी। चाहे आप अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ आए हैं तो 1-on-1 सेशन वन ऑन वन, यस एब्सोल्युटली 1-on-1 बात करनी। इवन मेल्स हैं उनको कोई प्रीवियस कोई इंजरी हुई होती है या प्रीवियस कोई इन्फेक्शन हुई होती है, वो नहीं बताते हैं। जी 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 फिर जब हम उनके टेस्ट कराते हैं, जैसे कोई वायरल इन्फेक्शंस के टेस्ट हो गए, वो कुछ पॉजिटिव आ गया, जी। या जब उनका सीमन एनालिसिस हम कराते हैं उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई, देन दे टेल अस कि यस ये प्रॉब्लम हुई थी हमें। सो बेबी प्लान करने से पहले कपल्स को कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए जिससे वो एक हेल्दी बेबी प्लान कर सके? देखो हमारे यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट है जी कि शादी हो गई प्रेगनेंसी हो जाएगी प्रेगनेंसी हो जाती है, जी हम तभी जाएंगे डॉक्टर के पास जब प्रेगनेंसी हो जाएगी, तो ठीक है। बट इम्पॉर्टेंट इज प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग, मतलब प्रेगनेंसी कंसीव करने से पहले जी एक बार डॉक्टर को मिलना, गायनेकोलॉजिस्ट को मिलना बहुत ज़रूरी है। जी ऐसा नहीं है कि आप में कोई प्रॉब्लम है तो मिलना है। जी मेनली हमने कुछ चीज़ें हैं वो पता करनी है कि आपको ये नहीं है, ये है, वो हमने रूल आउट करना एक है। रैंडम विजिट चाहिए। यस जैसे कि कई लोगों में आजकल बिकॉज ऑफ आवर लाइफस्टाइल, बिकॉज ऑफ आवर स्ट्रेसेस, जो डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, मतलब शुगर की बीमारी है, बीपी की बीमारी है, वो बहुत अर्ली एज में हो जाती जी है। बिल्कुल।
ठीक है, तो हमें वो सारी इन्वेस्टिगेशंस करानी चाहिए। अगर किसी कपल में दोनों में से किसी को बीपी है, हाइपरटेंशन है, थायराइड की प्रॉब्लम है या कोई और क्रॉनिक प्रॉब्लम है, उसको पहले हमने करेक्ट करना है। कोई ओवरवेट है तो उसको हमने हेल्दी लाइफस्टाइल लाके उसको करेक्ट करना है पहले, ताकि वो प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन मिनिमम टू मिनिमम आए। और इम्पॉर्टेंट इज थैलेसीमिया। यस, हमारा पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, वी आर अ हब ऑफ थैलेसीमिया। थैलेसीमिया क्या होता है? कभी आपने सुना होगा कि एक छोटा बच्चा हुआ है जिसको थोड़ी थोड़ी देर बाद ब्लड चढ़ाने की जरूरत पड़ती है, वो थैलेसीमिया मेजर बच्चा है। उसको पूरी उम्र ही, जितनी उसकी एज है, 20 साल है, 30 साल है, उसको थोड़े टाइम बाद ब्लड चढ़ाने की जरूरत पड़ सकती है। पर ये बच्चा होने से पहले ही हम इसको करेक्ट कर सकते हैं। जब भी कपल आता है, हम स्पेशली जो इस एरिया का है उसका हम थैलेसीमिया ज़रूर चेक करते हैं। ये टेस्ट मैंडेटरी कर दिया, ये करते हैं हम चेक। और इवन अगर किसी ने प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग नहीं करी है और वो प्रेगनेंसी के दौरान आते हैं, तब भी हम करते हैं थैलेसीमिया। और उसमें क्या निकलता है, कई बारी हम, आप हो, मैं हूँ, सिंपल लोग घूम रहे हैं, उसमें भी कई लोगों को थैलेसीमिया माइनर निकल आता है। कोई सिम्टम नहीं होता, कुछ नहीं होता, सिर्फ कई बार क्या होता है, लगता है कि HB कम है, तुम थोड़ा सा पीला लग रहे हो, तुम थोड़ी वीकनेस लग रही है। HB कराते हो तो HB 8 आता है, 9 आता है, मतलब हमेशा 10 से कम आता है। तो उन केसेस में थैलेसीमिया माइनर होने के चांसेस बहुत ज़रूरी हैं। बिल्कुल। तो अगर किसी फीमेल को थैलेसीमिया माइनर निकलता है तो उसके पार्टनर का कराना बहुत ज़रूरी है। सो ये अगर वो नॉर्मल है थैलेसीमिया, उसको माइनर भी नहीं है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे थैलेसीमिया माइनर ही होंगे, जो कि हम जैसे ही होंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब एक थैलेसीमिया माइनर की शादी थैलेसीमिया माइनर के साथ हो जाए। ये दोनों फिर वो रिएक्शन, फिर उसमें 25% चांस है कि उसमें थैलेसीमिया मेजर बच्चा हो सकता है। तो उस कपल को हमने, जब उनकी प्रेगनेंसी होएगी, तो वेरियस टेस्ट करते हैं हम, ताकि पता लग जाए जो बच्चा पेट में है वो थैलेसीमिया मेजर तो नहीं है। ठीक है, तो ये हमें पहले ही पता होना चाहिए, क्योंकि इसी जो आप कह रहे हो कि पहले विजिट करना चाहिए बेबी प्लान से पहले। यस। सो ये सारी चीजें आपको पहले ही दिन पता चल जाएंगी कि आपको क्या प्लान करना चाहिए, क्या बेटर हो सकता है। आपके बीच में कोई सिम्टम्स तो नहीं है, जैसे आपने थैलेसीमिया के बारे में बताया। सो एक आपने स्ट्रेस की बात करी। सो स्ट्रेस कितना बड़ा दुश्मन है एक प्रेगनेंसी में? देखो, जो स्ट्रेस है फॉर मेंस एंड वुमेन्स बोथ, यस, आई विल से बोथ। जो हम आजकल अपना लाइफस्टाइल चल रहा है, वी ऑल आर वर्किंग। अगर हमारी जॉब 9 to 5 है तो वो हम 9 to 8, 9 to 7 घंटा ऑन द रोड्स है ना, तो वो प्लस माइनस चलता है। वो फिर स्ट्रेस हम घर लेके जाते हैं। फिर हम चाहते हैं कि हमें प्रेगनेंसी भी हो जाए। जो हमारे जो ब्रेन है उसमें ही स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं, उसमें ही बाकी बॉडी के हार्मोन्स रिलीज होते हैं। अगर स्ट्रेस हार्मोन बढ़ जाएंगे तो बाकी हार्मोन, इसको हम हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी एक्सिस पूरा बोलते हैं। ये दिस इज अ बेसिकली अ साइंटिफिक और मेडिकल टर्म है ना। सिंपल भाषा में हम कहेंगे कि अगर स्ट्रेस हार्मोन बढ़ जाता है तो डेफिनेटली बाकी हार्मोन्स क्या करेंगे, कोई कम हो जाएगा, कोई ज़्यादा हो जाएगा, पूरा इम्बैलेंस हो जाएगा। जब हम छोटे थे, मैं आपको 35 ईयर्स की पहले की बात बता रही हूँ, किसी को नहीं मैंने सुना था मेरे घर में, मेरे रिलेटिव्स में, मेरे एक्सटेंडेड फैमिली में, मेरे फ्रेंड्स फैमिली में किसी को थायराइड हो, किसी को डायबिटीज़ हो, मैंने नहीं सुना था किसी को। अब अगर आप देखोगे हमारे पास, हमारी ओपीडी में 14 साल की, 12 साल की, 15 साल की गर्ल्स टिल मैक्सिमम 65-80 सबको थायराइड की प्रॉब्लम है। ये इतना बढ़ गया। दिस इज ऑल्सो हार्मोनल इशू। सिमिलरली नेक्स्ट हमारा आएगा PCOD, दैट इज ऑल्सो स्ट्रेस, हार्मोनल इम्बैलेंस रिलेटेड टू मेनी अदर एंड फूड ऑल्सो यस। जैसे हम स्ट्रेस की बात कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल प्रेगनेंसी प्लान करनी है किसी कपल ने, तो उन बोथ आर स्ट्रेस्ड। सो जो फीमेल है उस पर क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और मेल पे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? जैसे कहते हैं कि स्ट्रेस इज
दुश्मन ऑफ स्पर्म काउंट। यस। सो इसके बारे में एलैबोरेट करें आप। फीमेल्स में तो ये है कि अगर स्ट्रेस है तो जो एग बनना है जिससे प्रेगनेंसी होनी है वो ही नहीं बन पाएगा। वो एग बनने के लिए एक जैसे हम इंस्ट्रूमेंट चलाते हैं ना, या हम कोई गाना सुनते हैं, इस ट्यून के बाद ये ट्यून बजना है, या इस पियानो पे इस की के बाद ये की लगनी है। सिमिलरली हमारी बॉडी में भी ऐसे ही है कि जब एक हार्मोन आता है उसके बाद ये हार्मोन आएगा, उसके बाद ये हार्मोन आएगा, फिर एक प्रॉपर साइज का एग बनेगा, उसके बाद प्रेगनेंसी होगी। तो ये जो ट्यूनिंग है ऑफ द हार्मोन्स बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस, ये बिल्कुल डिसरप्ट हो जाती है। जब हम हार्मोन टेस्ट कराते हैं वो सब विद इन नॉर्मल रेंज आते हैं, बट द वे दे कम इन द बॉडी वो चेंज हो जाता है, जो रेशियोज हैं वो चेंज हो जाती हैं, जिनसे प्रेगनेंसी होने की बजाय प्रेगनेंसी दूर भागती है। सिमिलरली मेल्स में यही है। हार्मोन्स हमें एक अच्छा स्पर्म काउंट होने के लिए, क्वालिटी क्वांटिटी उसके लिए चाहिए। अगर स्ट्रेस ज़्यादा होगा तो डेफिनेटली इट विल अफेक्ट द हार्मोन्स, अल्टीमेटली अफेक्ट करेगा ये क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ स्पर्म्स पे, जिससे फिर प्रेगनेंसी होने के चांसेस कम हो जाएंगे। जैसे कहते हैं कि प्रेगनेंसी डिले हो गई है, सो जैसे इंडिया में चलता है कि ये मिथ है कि 99% वुमेन को ब्लेम किया जाता है। इज दैट ये ट्रू है? नहीं, दिस इज एब्सोल्युटली, मतलब इट इज़ अ बिगेस्ट मिथ वी हेयर इन इंडिया। इंडिया में हम ये होता है कि कपल आता है, ठीक है हमारे पास प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, देखो मदर इन लॉ साथ में आती है, जी टेस्ट करो बच्चा नहीं हो रहा, तुसी थोड़ा देखो कुड़ी नू देखो, मतलब वो ऐसे बात करते हैं हमसे। इट इज डायरेक्टली ब्लेम टू, यस, इनडायरेक्टली दे ब्लेम टू द गर्ल कि हाँ इसको पूरा इन्वेस्टिगेट कर लो जी। मतलब बॉय तो हाँ, बॉय तो बीच में आता ही नहीं है ना। तो बट जो रिसर्च है, जो आजकल जो चल रहा है, उसमें 40 to 50% ऑफ केसेस में मेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनफर्टिलिटी। 40 to 50%, मतलब 50-50 50-50 आप मान के चलिए। जब हम फीमेल को इन्वेस्टिगेट करते हैं, फिर मेल को इन्वेस्टिगेट करते हैं साथ में। आजकल कपल्स दे एट इन लाइक वी सिटी, हम जिस सिटी में काम करते हैं वहाँ पे थोड़ा बेटर है, वहाँ पे मेल्स थोड़ा समझते हैं, वो खुद भी बोलते हैं कि हाँ ठीक है मेरा भी टेस्ट करा लो। बट ऐसे भी हमने मेल्स देखे हैं जो बिल्कुल भी वो कहते हैं मैं तो नहीं टेस्ट कराऊंगा, यस मैं तो नहीं टेस्ट कराऊंगा। सो इसमें फिर क्या प्रॉब्लम्स फेस करता है कपल? प्रॉब्लम देखो, अगर हमने यस अगर हमने फीमेल का इन्वेस्टिगेट कर लिया, फीमेल में कुछ हल्का फुल्का आ गया, सो अल्टीमेटली फीमेल का स्ट्रेस बढ़ गया कि वो तो करा नहीं रहा, मुझे हल्का फुल्का, जिसका कोई शायद फर्टिलिटी पे इफेक्ट होगा नहीं होगा, वी डोंट नो। हमने जब तक मेल को टेस्ट ही नहीं किया, हाउ वी कैन ट्रीट देम, बोथ ऑफ देम। जब तक दोनों की रिपोर्ट नहीं स्पष्ट हो जाती तो हम कैसे जज कर सकते हैं? सो एक यहीं पे एक और प्रॉब्लम निकल के आती है। आजकल बहुत ज़्यादा अर्ली एज में गर्ल्स को पीरियड्स आ रहे हैं। सो ये क्यों हो रहा है, और आपके पास कितने कम से कम एज की गर्ल्स आ रही हैं जिनको ये प्रॉब्लम हो रही है? इट इज़ वेरी सैड सिनेरियो, इट इज़ वेरी मतलब मैं बहुत दुखी हृदय से ये बोल रही हूँ कि मेरे पास 9 साल की भी लड़की आई है जिसको पीरियड्स आ गए हैं। मतलब वो इतना छोटा बच्चा है, उसको ये नहीं पता कि मैंने अपने कपड़े कैसे डालने हैं, कैसे चलना है। वो फ्री स्पिरिटेड है, वो तो खेलती है, उसको समझ ही नहीं है कुछ इस चीज़ की। मतलब उसको देख के भी ऐसे लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए जी। सो इसका सबसे बड़ा जिम्मेवार कौन है? जिम्मेवार हम ही हैं। हम क्या खिलाते हैं अपने बच्चे को? रेडी टू ईट्स खिलाते हैं हम बच्चे को। हम अपने बच्चे को बोलते हैं कि हाँ ये लो पैकेट पकड़ो और देखो टीवी, तब तक मैं ये काम कर लेती हूँ। हम हो गए हैं अब न्यूक्लियर फैमिली हो गई है जी। बच्चे के साथ खेलने के लिए कोई नहीं है। पहले क्या होता था, थोड़ा बड़ी फैमिली होती थी तो बच्चे आपस में खेलते रहते थे जी, आपस में लगे रहते थे। वो मतलब खाना ये चीज़ें तो बहुत दूर सोचते भी नहीं थे। मदर अपना काम करती रहती थी। अब क्या है कि जो मदर ने काम करना है या किसी ने भी, फादर ने भी काम करना है, बच्चे को चुप कराने के लिए पैकेट दो
और उसको टीवी पे बिठा दो या आईपैड या आईफोन दे दो। हाँ, कुछ भी दे दो, टीवी पे कोई भी स्क्रीन दे दो, बच्चा खाता रहेगा, उसको पता नहीं। फिर रेडी टू ईट्स, मैगीज, आई विल नॉट से पर्टिकुलर दिस वर्ड, एनी टाइप्स ऑफ पैक्ड थिंग, कि कुछ भी पैक्ड है जो कि रेडी टू ईट है, फटाफट बन गया। ड्रिंक्स हो गए, जो फिजी ड्रिंक्स होती हैं जितनी भी, दैट इज फुल ऑफ शुगर, इंसुलिन लेवल, ग्लूकोज लेवल परमानेंटली हम अपना ऊपर लेके एकदम रखते हाई हैं, कर जाता है, हाई रखते हैं। एनर्जी ड्रिंक्स वो कभी हम लोग आने ही नहीं देते हैं, कभी उसको रेस्टिंग फेज में आने ही नहीं देते। जी अल्टीमेटली क्या होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं। जी कई बच्चे ऐसे भी आते हैं मेरे पास, कई लोगों को तो ऐसे हो गया जैसे 9 साल पे आ गया, मान लो 10 साल पे आ गया, वो साल बाद आ जाएगा, फिर बीच में नहीं आएगा तो चलो इट इज़ फाइन। कुछ बच्चे ऐसे आते हैं जिनको अर्ली मिनार्की, मतलब जल्दी शुरू हो गए मेंसेस, लेकिन वो 15-15, 20-20 दिन रह रहे हैं। मदर उनको छुट्टियां करा करा के बेचारी घर में बिठा के रखते हैं। 15-15 दिन अगर आपका 1 मंथ से स्कूल से छूटेगा तो बहुत लॉस है। सो सेकेंड इज एक्सरसाइज नहीं है, कुछ आउटडोर एक्टिविटी नहीं है। हम चाहते हैं हम अपने बच्चे के साथ ही जाएं, जहाँ पे भी जाएं, तभी वो आउटडोर एक्टिविटी कर पाएगा, है ना, तो वो अंदर ही रह जाता है बच्चा। सो लाइफस्टाइल बहुत इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली जो अब वाले बच्चे हैं, जो अब आप लगा लो जिनकी एज न्यू बॉर्न से लेके आज से टिल 16, 17, 20 तक जो बच्चे हैं, उन पे हमें बहुत काम करना है, जिसमें लाइफस्टाइल में डाइट है। डाइट में मैदा जितना कम होगा, बेकरी की चीज़ें जितनी कम होगी, शुगर जितनी कम होगी, उतना उनका जो बॉडी का मेटाबॉलिक रेट है, बॉडी का मेटाबॉलिज्म है, बॉडी के हार्मोन्स हैं, वो बेटर रहेंगे डायरेक्टली। सेकंड इज सॉरी एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ग्लूकोज लेवल आपका अप हुआ है उसको करेक्ट करने के लिए आपको अपना शरीर चलाना ही पड़ेगा। जैसे आपने कहा कि खाना पीना, एक्सरसाइज और घूमना फिरना, ये तीनों चीज़ें आज कम हो चुकी हैं। जैसे पेरेंट्स अपने अपने बिजी हो गए हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं, बट इसका सोल्यूशन कि हम अपना घर का खाना ज़्यादा खाएं, कैसे इसको मेंटेन करें ताकि एक जो एज इतनी मिनिमम हो गई है वो एक बैलेंस एज में आ जाए। तो हमें घर का फ्रेश कुक्ड फूड ही खाना चाहिए जी। आपको अपना लाइफस्टाइल, पेरेंट्स को अपना लाइफस्टाइल ऐसे करना पड़ेगा ताकि हम बच्चे को जी हम ये लग्जरी दे सके, आई विल से लग्जरी दे सके कि वो अपने फ्रेश कुक्ड फूड खाए, वो जब भी खाए, तीनों टाइम कुक्ड फूड खाए। और अगर बीच में कुछ स्नैक्स भी लेना है, वो भी कुछ हम उसको फ्रेश, जैसे फ्रूट्स हो गए, मखानाज हो गए, कुछ ऐसी चीज़ दें जो उसके लिए फ़ायदेमंद है, रादर देन पैक्ड फूड। ओके, मैं तो ये बोलती हूँ कि जो आपने अपने लिए या अपने बच्चे के लिए टेबल पे खाना रखा है, आप सोचो कि आपकी दादी नानी के टाइम वेदर वो फूड था कि नहीं था। अगर नहीं था, वो आपके लिए, आपके बच्चे के लिए फूड नहीं बना है वो। अगर वो आप खाओगे तो अल्टीमेटली यू लैंड इनटू प्रॉब्लम्स। आपके पास काफ़ी पेशेंट्स आते होंगे, कुछ गर्ल्स अपनी मदर के साथ भी आते होंगे जब ये सारा सिनेरियो स्टार्ट होता है, बट आप सभी को समझाते हो, मानते कितने लोग हैं? मदर्स तो फिर भी मान जाती हैं। बच्चे जो ये टीन एज वाले बच्चे हैं जी, वो अगर तो उनके ब्यूटी और उनकी लुक्स पे हम वी डू एक्सप्लेन देम लाइक दिस, ताकि ये सिम्टम्स हो सकते हैं कि आपके एक्ने आ जाएंगे, आपकी डेफिनेटली आपकी स्किन खराब हो जाएगी, आपके बाल खराब हो जाएंगे, आप ओबीज हो जाओगे, है ना, तो वो थोड़ा सुन लेते हैं। बट बिकॉज उन्होंने बहुत टाइम से किया नहीं है तो कई बार वो लॉन्ग टर्म नहीं चला पाते जी। ये चीज़ मैं स्पेशली 15 मिनट 10 मिनट ज़्यादा लेती हूँ पीसीओडी वाले पेशेंट को समझाने के लिए कि अगर आप अपनी पीसीओडी रिवर्स करना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि ख़त्म हो जाए, तो आपको 100% बैक टू बेसिक्स, बैक टू रूट्स जाना पड़ेगा। बिल्कुल, जो हमारी रूट्स हैं, जहाँ से हम स्टार्ट हुए हैं, जो हम पहले खाते थे, जो हम पहले करते थे, मतलब डे रूटीन में माइल्ड टू मॉडरेट एक्सरसाइज एंड द फ्रेश कुक्ड फूड। और ऑर्गेनिक तो आजकल आ ही गया है। हर लोग अपने घर में अगर सोचते हैं कि अगर मैंने कोई दाल भी मंगवानी है या मैंने सब्जियां भी लेनी है तो वो मैं ऑर्गेनिक पे ही जाऊँ। हाँ जी, बिल्कुल जी। तो फिर लाइफस्टाइल अडॉप्ट करने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए लोगों को।
पेरेंट्स को भी चेंज करनी पड़ेगी सो दैट बच्चे की भी चेंज करे। पेरेंट्स को देख के बच्चा कितना इन्फ्लुएंस होता है इन चीज़ों में? सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस वो अपने पेरेंट्स को देख के और अपने टीचर को देख के होता है। जी, सो गुरु और पेरेंट्स। यस, जब वो पेरेंट्स को देखेगा कि दे आर ऑन फोन, दे आर नॉट लिसनिंग मी, तो आप 15-20 दिन बाद देखोगे जब बच्चा भी फ़ोन पे होगा, आप एज अ मदर या एज अ फादर उसको बुला रहे होगे तो वो नहीं सुनेगा। बिल्कुल, सो वो एडिक्शन हो जाएगी। यस, यू आर द रोल मॉडल, पेरेंट्स आर द रोल मॉडल, आई विल से। जो आप करोगे, अगर आप आते हो ऑफिस से बैठ जाते हो बस, वो भी ऐसे ही करेंगे। अगर आप ऑफिस से आते हो, थोड़ा फ्रेशन अप होते हो, बच्चे के साथ खेलते हो, एनर्जेटिक रहते हो, उनको फ्रेश फूड देते हो, उनकी बात 100% सुनते हो, फ़ोन साइड पे रख के, अपना काम साइड पे रख के 100% उनकी बात सुनते हो, तो डेफिनेटली वो भी वैसे ही आगे जाके दे विल अडॉप्ट दैट पूरी सारी, मतलब जो उनकी होएंगी, जो भी वो करना चाहेंगे वैसे ही करेंगे। ओके, एक मेरा क्वेश्चन है आपसे, लाइक जब बच्चे अपनी एज में ग्रो होते हैं, खासकर गर्ल चाइल्ड, तो उनको कौन कौन सी फिजिकल एक्टिविटीज़ करनी चाहिए? फॉर एग्जांपल डांसिंग क्लासेस हो गई, जिम हो गया, या कुछ वो प्ले कर रहे हैं, टेबल टेनिस खेल रहे हैं, या कोई क्रिकेट खेल रहा है, कोई फुटबॉल खेल रहा है। ये एक्टिविटीज़ अभी ज़्यादा क्यों नहीं हो रही, गायब क्यों हो रही है? और पेरेंट्स को क्या चाहिए कि अपनी गर्ल चाइल्ड को कैसे ट्रीट करना चाहिए और कैसे उनकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट कर सकती हैं ये चीज़ें? देखो, गर्ल और बॉय इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है जी। बॉय में भी हार्मोनल प्रॉब्लम्स आती हैं, गर्ल में भी आते हैं। गर्ल में हमें थोड़ी जल्दी दिख जाती है। दोनों कोई, आपका चाहे बेटा है चाहे आपकी बेटी है, उसको कोई ना कोई एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी एटलीस्ट 45 मिनट्स टू 1 आवर में डालना चाहिए आपको डेली। और आपको भी कोशिश करनी चाहिए कि आप उसको इस चीज़ के लिए प्रेरित करें। जी, आपको भी उसको पूरा खाना और उसको इम्पोर्टेंस बतानी पड़ेगी कि आपने जाना ही जाना है। और ये बहुत अर्ली स्टेज से शुरू करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम सोचे कि कोई बात नहीं 13-14 पे स्टार्ट कर लेंगे, नहीं, उसको बहुत अर्ली स्टेज से पार्क में भेजिए, फ्रेंड्स बनाइए, क्योंकि घर पे तो न्यूक्लियर फैमिली है, तो पार्क में जाओ, अगर सिटी में हो मिलो, अपने रिलेटिव्स को मिलो, अगर आस पास है अपने फ्रेंड्स को मिलो, उनको भी मिलाओ जी, और उनको एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने दो, रादर देन प्लेइंग ऑन फोन, ऑन टीवी, ये सारी चीज़ें। अब तक की कॉन्वर्सेशन में एक चीज़ खुल के सामने आई है, फ़ोन बड़ा दुश्मन है इन चीज़ों का। हाँ जी, जैसे आपने बार बार जिक्र किया कि फ़ोन पे बच्चे लगे रहते हैं, फ़ोन पे पेरेंट्स लगे रहते हैं, क्या ये फ़ोन इतना डेंजरस हो गया कि ये हमारा लाइफस्टाइल हमसे छीन रहा है? बिल्कुल, हमें पूरा अपना डोपामिन, अपनी खुशी फ़ोन से ही मिल रही है जी। ये डोपामिन एक्सप्लेन कीजिए। डोपामिन इज़ दैट, जब हम खुश होते हैं, किसी चीज़ को देख के हम एक्साइटेड होते हैं, तो हमारा डोपामिन सर्ज होता है, ठीक है। तो वो सारा कुछ हमें फ़ोन से मिल रहा है। अब फ़ोन सिर्फ कॉलिंग के लिए नहीं है कि कॉल आया सुना और रख दिया, या व्हाट्सएप आया देखा हमने रख दिया। अब सब कुछ फ़ोन पे है, आपकी मेल्स फ़ोन पे है, आपके शोज़, टीवी शोज़ फ़ोन पे हैं, OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, और आपके गेम, सब कुछ है, मतलब मेल्स, सब कुछ, एवरीथिंग। तो वो दैट इज़ आपका एक अलग से ऑर्गन ही बन गया, आपको देख देख के आपके बच्चे का बन गया जी। सो ये फ़ोन वाली एडिक्शन को दूर भगाने के लिए या डोपामिन ओरिजिनल लेने के लिए, तो अगेन क्या करना चाहिए? ओरिजिनल डोपामिन लेना है तो आपको बाहर जाना चाहिए, आपको ग्रीनरी देखनी चाहिए, आपको फूल देखने चाहिए, आपको प्ले करना चाहिए, एनी गेम। अगर आपको लग रहा है कि आप बच्चे को पार्क में नहीं, बाकी बच्चों के साथ, या नहीं आप अंडर ऑब्जर्वेशन ही रखना चाहते हो बच्चे को, कहीं इधर ना चला जाए, तो एक गेम दे दीजिए उसको, कोई भी गेम दे दीजिए जो आपको अच्छी लगती है, आपके बच्चे को अच्छी लगती है, कुछ भी दे दीजिए, तो वो अपने आप डोपामिन, अपने आप उसका इंटरेस्ट बनना शुरू। और ये सारी आउटडोर एक्टिविटीज़ ही करनी चाहिए। विटामिन D3 इसीलिए कम है। अभी हम आउटडोर हम भी नहीं जाते, बच्चे भी नहीं जाते, हम घर से निकलते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, AC ऑन करते हैं, अपना वर्क प्लेस पे आ जाते हैं, वहाँ भी बैठते हैं, अपनी वर्क प्लेस पे बैठते हैं, फिर जब ख़त्म हो जाता है फिर गाड़ी में बैठते हैं, घर आ जाते हैं, तो सनलाइट तो कहीं है ही नहीं। ये भी डिफिशिएंसी में ही आ जाता है कि आज कहते हैं, इसीलिए विटामिन D3 डेफिशिएंसी है।
वही कहते हैं कि 90% चेक करवा लो, सभी में विटामिन डी की डिफिशियंसी रहेगी। जी। सो एक रिस्की एज कौन सी है जहाँ पे बेबी प्लान करना बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है? 35 इयर्स की एज के बाद ऐसे खतरनाक तो नहीं कहूँगी मैं। इट इज़ के जो आपकी फर्टिलिटी है, प्रेगनेंसी होने की क्षमता है, वो बहुत तेज़ी से डिक्रीज़ कर जाती है। जो एग्स है जिससे प्रेगनेंसी होनी है वो बहुत तेज़ी से डाउन जाती है, उसमें प्रेगनेंसी होने में प्रॉब्लम हो जाती है। और सेकेंडली इस एज के बाद आपको डायबिटीज़ होने के, आपको बीपी होने के, आपको अन्य और क्रॉनिक डिजीज़ेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जब आपकी प्रेगनेंसी होती है, स्पेशली आफ्टर 40 होती है, तो ये सारी जो प्रेगनेंसी के दौरान अगर शुगर हो गई, प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपको बीपी हो गया, तो वो आपकी हेल्थ के ऊपर भी ख़राब इफ़ेक्ट है और बेबी की के ऊपर भी ख़राब इफ़ेक्ट है। सो अगर आपने प्लान करना है तो आइडियल इज़ बिफोर 35। और अगर आप चाहते हो कि नहीं, आजकल बिकॉज मेनी फीमेल्स आर करियर ओरिएंटेड, और ये जो एज 30-35 होती है ये पीक होता है हम सबके करियर का, है ना। इफ़ यू वांट टू डिले इट तो देयर इज़ एन ऑप्शन ऑफ एग फ्रीजिंग। एग फ्रीजिंग, यस। बट इससे पहले मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, एग फ्रीजिंग पे भी हम आते हैं। ये तो आपने बताया विमेंस के बारे में, व्हाट अबाउट मेल? मेल की वैसे तो देखो बोलते हैं कि हाँ मेल की फर्टिलिटी को कुछ नहीं होता, ऐसा नहीं है। विद एज मेल फर्टिलिटी भी डिक्लाइन करती है। क्वालिटी ऑफ, क्वांटिटी में चलो नहीं फ़र्क पड़ रहा, वैसे क्वांटिटी में भी पड़ेगा, क्वालिटी ऑफ स्पर्म खराब हो जाता है, जिससे जो इवन फीमेल में भी और मेल में भी जब एज बढ़ती है तो सिंड्रोमिक बच्चे, मतलब जो थोड़े मेंटली कम होते हैं नॉर्मल बच्चों से, जैसे कि डाउन सिंड्रोम बच्चे होते हैं, वो होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इट इज़ बेटर टू हैव अ प्रेगनेंसी बिफोर 35 ईयर्स ऑफ एज। आपने बात करी एग फ्रीजिंग, इसके बारे में एलैबोरेट करें। जैसे हम सोशल मीडिया पे देखते हैं कि इस एक्ट्रेस ने अपने एग फ्रीज करवा लिए, इस हॉलीवुड एक्ट्रेस ने ऐसे किया, इस बॉलीवुड एक्ट्रेस ने ऐसे किया, यहाँ फलानी ने ऐसा कर लिया, ये हो गया। बट ये एग फ्रीजिंग है क्या? इज़ इट गुड और इसके नुकसान क्या है? एग फ्रीजिंग इज़, आप अपनी जो एज है, फीमेल की जो एज है, जैसे फीमेल पैदा होती है उसके पास इतने अंडे होते हैं, वो हमेशा वही रहते हैं जी। जैसे जैसे उसकी एज होती है वैसे वैसे उन अंडों की एजिंग भी होती है, और उन नंबर ऑफ एग्स भी डिक्लाइन करते हैं, कम होते हैं जी। तो अगर हम चाहते हैं कि हम उस एज को फ्रीज कर लें, हम नहीं चाहते हमारे एग्स हमारी एज के साथ हमारे एग्स बढ़ते रहें, ताकि वो जो प्रॉब्लम्स हैं, बच्चे में प्रॉब्लम है या हमें प्रेगनेंसी होने में, जो फीमेल में प्रेगनेंसी होने में प्रॉब्लम है, वो ना आए, तो हम एग फ्रीजिंग का ऑप्शन देते हैं। आइडियली 25 to 30 तक बेस्ट एग्स होते हैं, तब हमें एग फ्रीज करा लेना चाहिए। उसमें क्या होता है, इंजेक्शंस लगते हैं, कुछ नंबर ऑफ एग्स 7 से लेके 15 नंबर ऑफ एग्स बनाते हैं, उनको निकालते हैं बेहोश करके और उसको फ्रीज कर देते हैं। तो फ्रीज कर दिया तो जिस एज पे भी, मान लो आपने 28 की एज पे एग्स निकाले हैं, तो उन एग्स की एज 28 ही रहेगी, वो वही फ्रीज हो गए। यस। और अगर आप प्लान कर रहे हो 30-35 पे प्लान, 45 पे प्लान कर रहे हो, तो वो एग्स जो 28 की एज के हैं आपके, उनको यूटिलाइज कर सकते हो कि अब आई एम रेडी फॉर अ प्रेगनेंसी, तो अब यू कैन यूज दैट और अपना प्रेगनेंसी। और इसे मैक्स कब तक यूज कर सकते हैं? जितनी देर मर्जी कर सकते। ओके, सो ये एग फ्रीजिंग के ये तो आपने बताए फायदे, अब इसके नुकसान भी क्या हैं? नुकसान तो इंजेक्शन लगते हैं, ठीक है। सेकंड इज एक ये बेहोश करके एक छोटा ऑपरेशन की तरह ही प्रोसीजर है, मिनी ऑपरेशन, यस, जिसमें हम निकालते हैं एग्स निकालते हैं। थर्ड इज अगर मान लो आपने 35 की एज के बाद प्लान कर रहे हो, है ना, होने का, और आपको अपने आप प्रेगनेंसी नहीं हो रही, तो आप सोचते हो कि मैं वो यूज़ करूँगी, तो वो एक तरीके से IVF का ही प्रोसीजर है, टेस्ट ट्यूब बेबी वाला ही प्रोसीजर है, और उसके भी हम कह रहे हैं 100% रिजल्ट्स नहीं होते कि प्रेगनेंसी होगी ही होगी।
उसके भी 50 to 70% रिजल्ट्स होते हैं डिपेंडिंग अपॉन आप कहाँ से करा रहे हो। जी, अगर लास्ट 10 to 15 ईयर्स की बात करी जाए तो इंडिया में काफ़ी नंबर ऑफ IVF हॉस्पिटल्स खुले हैं। तो ये इंडिया में ही इतना क्यों ज़्यादा नंबर ऑफ IVF हॉस्पिटल बढ़ रहे हैं? क्या बच्चे पैदा करने की नेचुरल विधि इसमें काम नहीं आ रही जो IVF हॉस्पिटल इतने बढ़ रहे हैं? क्या हमारा लाइफस्टाइल ऐसे हो चुका है कि आज IVF हमारे पास एक अल्टरनेट बन गया? इट इज़ नॉट कि सिर्फ इंडिया में ही बढ़ रहे हैं IVF हॉस्पिटल्स, सब जगह ही बढ़ रहे हैं IVF हॉस्पिटल्स, क्योंकि सारा वही फिर सिमिलर लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है हम लोगों का। जो फर्टिलिटी मेल में फीमेल में जो 25 की एज पे है वो 35 की एज पे नहीं है जी। दूसरा PCOD, बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल PCOD बहुत बढ़ गया है। बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल जो मेल स्पर्म की क्वालिटी है क्वांटिटी है वो डिक्लाइन हो गई है। उसके कारण नेचुरल प्रोसेस से प्रेगनेंसी होने के चांसेस कम हो रहे हैं जी। एक बाकी बीमारियां एंडोमेट्रियोसिस है, सिस्ट है, फाइब्रॉइड है, ये सारे बढ़ रहे हैं जी। इसके कारण IVF का हमें सहारा लेना पड़ता है। एक एवरेज कॉस्ट क्या आती है IVF ट्रीटमेंट की? IVF कॉस्ट की ट्रीटमेंट अगर हम लगाएं 1.5 से 3.5 लाख के बीच में एवरेज कॉस्ट है। एवरेज इंडियन कॉस्ट है, दिस इज नॉट बाहर का कॉस्ट जी। सो व्हाट आर द सम मिथ्स अबाउट फर्टिलिटी दैट नीड टू बी डिबंक्ड? सबसे पहले तो वही कि जो इनफर्टिलिटी है इट इज़ नॉट जस्ट लिंक्ड टू फीमेल पार्टनर। 50% ऑफ द में मेल भी रिस्पॉन्सिबल होता है कि प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। तो दोनों को, मेल पार्टनर को एज वेल एज फीमेल पार्टनर को प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेट करना ज़रूरी है। और जो भी कोई प्रॉब्लम निकलती है उसमें कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है उस हिसाब से उसको प्रॉपरली ट्रीट करना ज़रूरी है। इस टाइम पे दोनों पार्टनर्स को समझना कितना ज़रूरी है एक दूसरे को? आपस में समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मैं पेशेंट्स को, सबको, अपने कपल्स को यही समझाती हूँ कि प्रेगनेंसी ज़रूरी है, ठीक है, आपको प्रेगनेंसी हो जाएगी जी, लेकिन आप दोनों का रिश्ता सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज ये ही रिश्ता एंड तक चलना है। बिल्कुल। आपके बच्चे हो जाएंगे, बड़े भी कर लोगे, चले बच्चे अपने रास्ते में चले जाएंगे, आप दोनों का आपस में रिलेशन सबसे ज्यादा वही स्ट्रेस्ड आउट होके एक दूसरे को ब्लेम करना या कुछ करना, ये नहीं होना चाहिए। यस। जब प्रेगनेंसी का ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है तो वो और ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अब हम बहुत बेसिक ट्रीटमेंट भी देते हैं तो होप्स बहुत हाई हो जाती हैं जी कि अब तो हमारा ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया, अब तो पॉजिटिव आना चाहिए जी। लेकिन वो हम तो एक फर्स्ट स्टेप कर रहे हैं अभी ट्रीटमेंट का जी जी। तो वो ऐसा कभी भी 100% नहीं होता कि रिजल्ट आ जाए। तो वो उतनी ही उससे शैटर होता है, तो उतने ही उनके आपस में प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती हैं। तो हमेशा जब भी वी स्टार्ट विद द प्रेगनेंसी ट्रीटमेंट कि हाँ आप चाहते हो प्रेगनेंसी, लेकिन सबसे पहले आप दोनों का रिश्ता इम्पोर्टेंट है जी। That's really great. That's सबको मैं बोलती हूँ कि आज मेरे पास आए हो, अब जाके कॉफी पी के या कहीं घूम के जरूर जाना है जी। So वो सारा थोड़ा लाइटन अप, यस, टू लाइटन अप, लाइटन अप होना सबसे ज्यादा बेटर है। यस, सबसे ज्यादा जरूरी। सो सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग कितनी इम्पोर्टेंट है और इंडिया में इसके बारे में अभी इतनी अवेयरनेस क्यों नहीं है? देखो, सबसे पहले तो आपको पता चलना चाहिए कि सर्विक्स होता क्या है जी। यूट्रस पता है सबको, बच्चेदानी पता है। बच्चेदानी एक छोटा सा हिस्सा है जिसको हम बोलते हैं मुंह, बच्चेदानी का मुंह या यूट्रस का मुंह बोलते हैं, उसको हम छोटे से हिस्से को हम सर्विक्स बोलते हैं जी। और ये सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज है कैंसर सर्विक्स इंडिया में। प्रॉब्लम्स आती हैं लेडीज को, डिस्चार्ज हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम, ब्लीडिंग हो रही है, बता नहीं रहे हैं, आ नहीं रहे हो, अल्टीमेटली फुल फ्लेश कैंसर सर्विक्स बन जाता है। तो इसके लिए बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है, स्क्रीनिंग प्रोसीजर है जी। स्क्रीनिंग क्या होता है? पहले तो स्क्रीनिंग जो टेस्ट होता है, ये वो टेस्ट होता है जो हम पूरी पॉपुलेशन पे करते हैं। किसी को प्रॉब्लम है, किसी को प्रॉब्लम नहीं है, हमें कोई फ़र्क नहीं है इसमें, हम सब फीमेल्स पे करेंगे वो। तो ये कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल, एक ब्रश से जो हल्का फुल्का डिस्चार्ज होता है उसको हम उठा लेते हैं जी। और हम उसको टेस्ट के लिए भेजते हैं, उसको हम पैप स्मीयर बोलते हैं।
और उस टेस्ट में हमें पता चल जाता है कौन सी इन्फेक्शन है। हमें प्री कैंसर मतलब कैंसर से होने से पहले वाली जो प्रॉब्लम्स है 1 2 3 प्रॉब्लम्स होती हैं, हम उनको पकड़ सकते हैं, वहीं पे उसको रोक लगा हम उनको पकड़ लेंगे तो कैंसर तक हम जाने ही नहीं देंगे। अब आपको पता ही होगा, आपने देखा ही होगा, जब कैंसर किसी को हो जाता है तो कितना लंबा और कितना आई से सोशली फाइनेंशियली कितना स्ट्रेनिंग होता है जब किसी को कैंसर हो जाए। सबसे पहले वर्ड ही किसी को सुन जाए कि हाँ कैंसर हो गया है ना, हमें भी किसी को जब बताना होता है तो इट इज़ अ वेरी बिग थिंग टू टेल कि हाँ आपको ये है। जी। तो अगर हमारे पास अगर हमारे पास एक इतना सिंपल सा टेस्ट है जिससे हम पता कर सकते हैं अपनी प्री कैंसरस लीजन, मतलब अगर हमने प्री कैंसर लीजन पकड़ ली, उसको 3 से 5 से 10 साल लगेंगे कैंसर बनने में, तो हमने वो पहले ही पकड़ ली, तो हमने कितनी महिलाओं को बचा लेंगे एक बहुत ही दर्दनाक बीमारी होने से, है ना। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे मैम आपने सर्विक्स कैंसर के बारे में भी बताया, तो इसकी कोई वैक्सीन भी है? हाँ जी, इसकी वैक्सीन बहुत टाइम से रिसर्च चल रही है, अब लग भी रही है। इवन लगने के बाद भी बहुत रिसर्च हो गया, हाउ फीमेल्स आर रिएक्टिंग टू इट, कैंसर सर्विक्स हो रहा है उनको कि नहीं हो रहा है, बहुत अच्छे से पूरी रिसर्च्ड है जी। ये बेसिकली क्या है, जो कैंसर सर्विक्स है एक वायरस है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, दैट इज HPV। इसकी एक फैमिली है 3, 9, 11, 17, 14 ऐसे बहुत ज़्यादा वायरसेस है, जिसमें 4 वायरस हैं जो कि कैंसर सर्विक्स करते हैं। इनके अगेंस्ट हमने वैक्सीन बना ली है जी, इन 4 वायरस के अगेंस्ट। तो ये बहुत अच्छी वैक्सीन है। ये अराउंड 9 इयर्स फीमेल से लेके 45 इयर्स की फीमेल्स तक लगती है। 9 इयर्स से लेके 15 इयर्स तक इसकी 2 वैक्सीन लगती हैं जी। और उसके बाद फिर 3 वैक्सीन्स लगती हैं इसकी। और ये आई फील कि सबको लगवानी चाहिए। जो बच्चे जिनकी मैरिज नहीं हुई है, जो सेक्सुअली एक्टिव नहीं हैं, उनमें ये सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिवनेस उनमें है। जैसे जैसे मैरिज हो गई, बच्चे हो गए, इफ़ेक्टिवनेस कम होती जाती है, लेकिन फिर भी 45 इयर्स की एज तक लेनी चाहिए। एक रेसिक्यू वैक्सीनेशन हो जाती है, इससे कैंसर सर्विक्स होने के चांसेस निग्लिजिबल हो जाते हैं। बट अगर वैक्सीन लग भी गई है तब भी पैप स्मीयर जो स्क्रीनिंग टेस्ट है वो ज़रूर कराना है जी। इंडिया में हम वो 3 साल में अगर एक बार भी करा ले, डेवलपिंग कंट्री है तो बहुत है। 3 साल में जी। ऐसा नहीं हो सकता कि हमारी गवर्नमेंट इस टेस्ट को मैंडेटरी ही कर दे? ऑलमोस्ट मैंडेटरी ही है करना, लेकिन जैसे प्राइवेट सेक्टर्स में कॉस्ट इफेक्ट आ जाता है, कॉस्टली है थोड़ी सी। गवर्नमेंट सेटअप में जब मैं PGI में थी तब हम सब पेशेंट्स का करते थे। जब आते थे पेशेंट्स हमारे पास किसी भी कंप्लेन के साथ आए तो हमने उनका पैप स्मीयर ज़रूर करना है जी। इन प्राइवेट सेटअप हम उनको बता देते हैं कि देयर इज़ अ वैक्सीन, देयर इज़ अ टेस्ट, स्क्रीनिंग टेस्ट है, आप करवाना चाहते हो कि नहीं करवाना चाहते हो, ऑप्शन आ जाती है। लेकिन हम उनको थोड़ा सा यही बोलते हैं कि ये मैंडेटरी है, तो वो मोस्ट ऑफ द जो पेशेंट्स होते हैं वो करा लेते हैं, फ़ायदा ही है। हाँ जी। सो एक ओवरियन एंड ब्रेस्ट कैंसर, इसके अर्ली साइन क्या है? ब्रेस्ट कैंसर सबसे कॉमनेस्ट कैंसर है पूरे वर्ल्ड में। बट व्हाई ये इतना ग्रो क्यों कर रहा है वुमेन्स में? ये बेसिकली जेनेटिक फैक्टर है जी। इसमें हमारा सेम लाइफस्टाइल है, स्मोकिंग, अल्कोहल, ये सब इंक्लूड होता है इस ब्रेस्ट कैंसर में। यस। एंड स्मोकिंग कितना इफेक्ट करती है? स्मोकिंग बहुत, कैंसर सर्विक्स, कैंसर ओवरी, कैंसर लंग्स, कैंसर ब्रेस्ट, ये सब में इफेक्ट करता है। लेकिन ब्रेस्ट कैंसर जो है वो बहुत इजीली डिटेक्टेबल कैंसर है। सब तो पहले आपको अपना जेनेटिक्स पता होना चाहिए जी। आपके मदर को था कि नहीं था, आपके ग्रैंड मदर दोनों साइड जी, मदर साइड भी और फादर साइड भी किसी को था कि नहीं था जी। आपके मासी को था, मतलब ब्लड रिलेशन, फर्स्ट डिग्री ब्लड रिलेशन, और उससे पीछे वाले किसी को था कि नहीं था। तो अगर था तो आपको बहुत ज़्यादा मतलब एहतियात बरतनी पड़ेगी उसके लिए। यस, फैमिली हिस्ट्री बहुत ज़रूरी है। तो इसमें बहुत इजी है, इसमें हम पेशेंट्स को सबको ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन सिखाते हैं कि आप अपनी ब्रेस्ट को कैसे एग्जामिन कर सकते हो खुद, और उससे आप अपनी
मतलब जो अर्ली साइंस हैं ब्रेस्ट कैंसर के वो खुद पकड़ सकते हो, ताकि बिल्कुल ही अर्ली स्टेज पे हम उसको पकड़ सकें। एक आपने अल्कोहल का जिक्र किया, सो एक मेल बॉडी एक फीमेल बॉडी, इन दोनों में अल्कोहल का कितना डिफरेंस है? जैसे आपने कहा कि ये ब्रेस्ट कैंसर का भी सिम्टम अल्कोहल बन सकता है, सो इसे थोड़ा सा एलैबोरेट करें। जो देखो, इट इज़ नॉट के फेमिनिस्ट थिंग और वी आर नॉट अपोजिंग देम जी, ये एक बॉडी कॉम्पोजिशन का फ़र्क है, मेल और फीमेल की बॉडी कॉम्पोजिशन का। वी से वी आर एम्पावर्ड, फीमेल्स आर एम्पावर्ड, यस, उनको बताने की ज़रूरत नहीं है कि वो एम्पावर्ड हैं, ठीक है। बट in alcohol, in any type of drugs, in alcohol, in smoking, because of the body composition, जो इफेक्ट उतनी डोज का एक मेल पे आना है वो ज़्यादा आएगा फीमेल पे। So I will say both to male and female, quit smoking, quit alcohol if you want to have a healthy lifestyle. अगर आप चाहते हो कि आपको कोई डायबिटीज़ ना हो, आपको कोई शुगर ना हो, कोई आपको लंग डिजीज़ ना हो, आपको कोई हार्ट डिजीज़ ना हो, आपको प्रेगनेंसी होने में कोई प्रॉब्लम ना हो, आपका जो लेटर एज है, जब आपका एज 60+ है, वो बेटर तरीके से जाए, तो क्विट स्मोकिंग एज वेल एज अल्कोहल फॉर बोथ मेल एंड फीमेल। यस। सो बैक टू द ब्रेस्ट कैंसर, अब फीमेल इसको कैसे प्रिवेंट कर सकती हैं? इसकी स्टेजेस कैसे कैसे खतरनाक होती रहती हैं, और समटाइम फीमेल्स को पता क्यों नहीं चलता इन चीज़ों के बारे में? देखो, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन है, हमने स्टडीज़ देखी हैं, पढ़ी हैं स्टडीज़, जिसमें मैक्सिमम जो हैं फीमेल ही आके बताते हैं कि हमने ये चेंज देखा जी अपनी ब्रेस्ट में जी। फिर उन पे अल्ट्रासाउंड हुआ या मैमोग्राफी हुई तो उनमें पाया गया। जो लोग छोटे छोटे साइंस को इग्नोर करते हैं, जैसे साइज का चेंज होना, जैसे शेप का चेंज होना, स्किन कलर का चेंज होना, जैसे कोई लंप फील होना, अगर उसको इग्नोर करते हैं तो अल्टीमेटली वो खराब करेगा। अगर कोई भी ऐसा साइन है जिसमें साइज में आपको प्रॉब्लम लग रही है, जिसमें आपको शेप में कोई प्रॉब्लम लग रही है, जिसमें आपको स्किन चेंजेस लग रहे हैं, जिसमें आपको हार्ड कुछ फील हो रहा है, जिसमें कोई भी चेंज, आपको कोई मोल भी लग रहा है, वहाँ पे कोई तिल भी लग रहा है, जो आपको लग रहा है कि चेंज हो रहा है, आप उसको जाके ज़रूर डॉक्टर को मिलिए। तो अकॉर्डिंगली डॉक्टर एग्जामिन करेगा, अगर उनको लगेगा तो आगे इन्वेस्टिगेशन हो जाएंगी। और अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है तो आपको मैमोग्राफी कराना बहुत ज़रूरी है। 40 के बाद तो आपकी मैमोग्राफी मस्ट है। सो कोई भी सिम्टम्स इग्नोर नहीं करना चाहिए। इवन अगर आपकी दिस एक्जिला में, मतलब आर्म पिट के अंदर भी अगर आपको कोई लंप लग रहा है, कोई चेंजेस लग रही हैं, उसको भी इग्नोर नहीं करना, क्योंकि कुछ ब्रेस्ट टिश्यू जो है वो एक्जिला आर्म पिट के अंदर भी होता है। तो एनी चेंजेस यू फील, और फीमेल ने अपनी ब्रेस्ट ज़रूर एग्जामिन करनी है आफ्टर मेंसेस। जो नोड्यूल्स हैं, जो हार्ड है, वो बिफोर मेंसेस फील हो सकता है, तब नहीं टच करना ब्रेस्ट को। उसके बाद जब पीरियड्स ख़त्म हो जाते हैं, बिल्कुल क्लियर ऑफ हो जाते हैं, हार्मोन्स बिल्कुल डाउन आ जाते हैं, तब ज़रूर एग्जामिन करना है प्रॉपरली। और अगर इनको फर्स्ट साइन पे ही अपने डॉक्टर को जाके मिलना है और प्रॉपर इन्वेस्टिगेट कराना है, डॉक्टर विल एग्जामिन, खुद एग्जामिन करेंगे, फिर देखेंगे अल्ट्रासाउंड ज़रूरी है, मैमोग्राफी ज़रूरी है कि नहीं है जी। नेक्स्ट इज आपने ओवेरियन कैंसर की बात करी थी। यस, ओवेरियन कैंसर में बहुत ही वेग सिम्टम्स होते हैं। इंडाइजेशन हो गया, पेट खराब हो गया, हल्का फुल्का पेट में पेन हो गया। बेसिक प्रॉब्लम इन ओवरी इज जो है वो पेट में है, ओवरीज, और पेट बहुत बड़ा है और वो थोड़ा बहुत भी ग्रो करेगी ओवेरियन कैंसर, हमें नहीं पता चलेगा जी। हमारी बॉडी ऐसी साइन, थोड़ा इंडाइजेशन हो रहा है, थोड़ा पेट खराब हो रहा है, यही है कि हमने खाना खाया, हमें बहुत हैवी लग रहा है, ब्लोटिंग हो रही है, हमें लग रहा है खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, हमने बहुत डॉक्टर्स को दिखा लिया, हमने एंटासिड भी ले ली, हमें ठीक नहीं हो रहा है, हमें लग रहा है, हमने गैस्ट्रो वाले को दिखा लिया, हमें नहीं ठीक लग रहा है। उसमें बस एक ही है, आपने एक अल्ट्रासाउंड ज़रूर कराना है जी। आप किसी भी डॉक्टर के पास जाओ, आपने अल्ट्रासाउंड ज़रूर कराना है जी। अब सिर्फ अपर एब्डोमेन, यूजुअली क्या होता है, वो
ऊपर ऊपर प्रॉब्लम हो रही होती है ना, खाना खाया ब्लोटिंग हो रही है, इवन मेडिसिन से भी ठीक नहीं हो रही, ऊपर ऊपर का अल्ट्रासाउंड कर लेते हैं, पेल्विक अल्ट्रासाउंड, पेल्विस का अल्ट्रासाउंड भी बहुत ज़रूरी है, जिसमें यूट्रस को देखना, ओवरीज को देखना, ये बहुत ज़रूरी है, ताकि हमें पता चल जाए ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। और जिसमें हिस्ट्री है, हिस्ट्री कैसे, कोई ये जो हमारी खाने वाली नाली है, पचाने वाली नाली है, इंटेस्टाइन का कैंसर है, इसोफेगस का कैंसर है, कोई हिस्ट्री ऐसी है हमारी, उसमें पैनक्रियाज का कैंसर है, उन लोगों को तो ज़रूर कराना चाहिए, बिकॉज ये सारे कैंसर्स इंटरलिंक्ड है। सो एज पर मेन एंड विमेन में ज़्यादा कैंसर होने के चांसेस होते हैं इंस्टेड ऑफ मेन? नहीं, ऐसा नहीं होता। सो बोथ साइड ये इक्वल रहते हैं, क्योंकि उनके डिफरेंट टाइप, जैसे प्रोस्टेट कैंसर है वो मेन में ही होगा, वुमेन में तो नहीं होगा। सिमिलरली ओवरी का कैंसर, ब्रेस्ट का कैंसर, वैसे कैंसर ऑफ ब्रेस्ट जो है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड नंबर 1 है, सबसे ज़्यादा लोग उससे पीड़ित हैं और डेथ्स भी उससे ज़्यादा होती है, और इंडिया में कैंसर सर्विक्स 2nd नंबर पे। दैट्स रियली बैड। इसके लिए तो और ज़्यादा अवेयर होना चाहिए। मैं बेसिकली यही अर्ज करूँगी सबको कि जब आपको कोई सिम्टम लगता है, चाहे कोई छोटा है, चाहे कोई बड़ा है, चाहे कोई बहुत एज्ड है, बिकॉज जो एज्ड फीमेल आती हैं वो हमें सीधा कहते हैं कि हमें शर्म आती है, तो वो शर्म, जैसे हमारा कान, नाक, आँख एक ऑर्गन है, वैसे ही ये भी आपके ऑर्गन्स हैं। बिल्कुल। तो इनकी जो साइंस हैं वो इग्नोर नहीं करने हैं, आपने जाके मिलना है, फर्स्ट साइन पे ही मिलना है आपने, ताकि हम बड़ा खतरनाक हो सकता है इन चीज़ों में। यस, इग्नोरेंस। सो आपका स्लीप मीटर कितना मैटर करता है अगर आपने अपनी मेंस्ट्रुअल हेल्थ को बड़ा ओके रखना है? देखो आजकल अब क्या है प्रॉब्लम कि मेरे पास गर्ल्स आती हैं जो कि नाइट शिफ्ट्स करती हैं जी, बिकॉज वो दे आर वर्किंग फॉर किसी अमेरिकन कंपनी, मतलब फॉरेन कंपनी में, जहाँ पे उस टाइम डे है जब हमारे पास नाइट है, तो वहाँ पे काम कर रही हैं, तो वो लोग बहुत ज़्यादा मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंस के साथ आते हैं। द नाइट इज, जो नाइट है जी, वो रिपेयर टाइम है हमारी बॉडी का, जो हमारे पूरे दिन में वियर एंड टियर हुआ है जी, चाहे हम बैठे भी रहे हैं बट हमारी बॉडी तो काम कर रही है, तो कुछ ना कुछ वियर एंड टियर हुआ है, तो उसको रिलैक्स करने के लिए, उसको सही करने के लिए, उसका रिपेयर सिस्टम स्टार्ट करने के लिए हमें नींद बहुत ज़रूरी है। और ये 2 से 5 वाला जो टाइम होता है उसमें ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो हमारे दिन के हार्मोन्स जो ऊपर नीचे हुए होते हैं उनको करेक्ट करते हैं। तो मैं सबको यही बोलती हूँ कि ट्राई टू अवॉइड नाइट शिफ्ट्स। फीमेल्स काफी खतरनाक है नाइट शिफ्ट फॉर फीमेल्स। यस। सो अकॉर्डिंग टू कॉर्पोरेट्स, जहाँ पे भी गर्ल्स फीमेल्स वर्क करती हैं, तो उन्हें नाइट शिफ्ट अवॉइड करनी चाहिए। आइडियली तो अवॉइड करनी चाहिए, बट आजकल जो सिस्टम चल रहा है, बच्चे दे आर ट्राइंग टू डू सो, मतलब लाइफस्टाइल में ही है ये बेसिकली। हमने अपना लाइफस्टाइल करेक्ट रखना है जी। सो इसके लिए और सोल्यूशन क्या है? फॉर एग्जांपल उसको मैंडेटरी है कि उन्होंने ये अपनी नाइट शिफ्ट करनी है, बट इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। इसका सोल्यूशन यही है कि अपना फिर दिन में जो पैटर्न है वो जैसे हम दिन में काम करते हैं, रात में सोते हैं, वो ऐसे ही पैटर्न रखना पड़ेगा जी। अगर नाइट में काम कर रहे हो तो दिन में ये नहीं है कि चलो मैं 4 घंटे सो लेती हूँ, बाकी टाइम मैंने ये कंप्लीट करना चाहिए। स्लीप साइकिल मिनिमम 6 to 8 hours चाहिए। So उसमें विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, यस, विदाउट जाके वो बैलेंस होगा। यस। सो ये एक चीज है, लैप्रोस्कोपी या दूरबीन से सर्जरी। कहते हैं ओपन सर्जरी करवानी चाहिए, एज सच कुछ ना कुछ रह जाता है। नहीं, ये तो बहुत ही बड़ा मिथ है। लैप्रोस्कोपी इज बेटर देन, डेफिनेटली बेटर देन ओपन सर्जरी जी, जिसमें हम 2 से 3 टांके लगते हैं। उसमें इट इज़ बहुत ही पतला पेन की शेप में इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, बहुत पतले पतले, उतना ही कैमरा होता है। सेम सर्जरी, एब्सोल्युटली सेम सर्जरी जो ओपन बड़ा कट देके हम करते हैं, जिसे कहते थे वड ऑपरेशन, सेम वैसे ही करते हैं हम। उसमें वही चीज़ें निकलती हैं जो ओपन में निकलेंगी जी। यस, कई केसेस में पॉसिबल नहीं होता लैप्रोस्कोपी करना, उसमें आप ओपन कर सकते हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता कि हाँ लैप्रोस्कोपी में कुछ रह जाएगा, ऐसा नहीं होता। जो ओपन में सर्जरी होनी है वही लैप्रोस्कोपी में होनी है।
लैप्रोस्कोपी का आपको बेनिफिट ये होता है कि आप नेक्स्ट डे चलने फिरने लग जाते हो। कई लोग तो नेक्स्ट डे डिस्चार्ज लेके चले जाते हैं कि हमारे पास यहाँ रहने के लिए कोई नहीं है जी। सारे बच्चे बिजी हैं तो हमें शाम को छुट्टी कर दीजिएगा। तो ये बेनिफिट है, आपको किसी को उठाना नहीं पड़ेगा आके, आप खुद उठोगे, फास्ट फॉरवर्ड हो गया। यस, आप खुद उठोगे, आप खुद जाके यूरिन पास करोगे, स्टूल पास करोगे, किसी ने आपको हाथ नहीं लगाना, आप खुद करोगे। विद इन 15 डेज आपको ये लगा आपका ऑपरेट ही नहीं हुआ है, इतना ज़्यादा डिफरेंस है और इतनी जल्दी हील हो जाता है। यस, इतनी जल्दी हील हो जाता है। सो एक इंडिया का बिगेस्ट टॉपिक है सिजेरियन वर्सेस नॉर्मल डिलीवरी। कहते हैं कि इंडिया में हॉस्पिटल ज़्यादा जोर डालते हैं कि आप सिजेरियन करवाओ। ये मिथ है या ये रियलिटी है? क्लियर दिस। नहीं, ये तो मिथ ही है, प्रॉपर मिथ है, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, जो एक प्रेग्नेंट फीमेल है या बिफोर प्रेगनेंसी ऑल्सो, जैसे हमने पहले बात की कि कोई एक्सरसाइज नहीं है, कुछ नहीं है, हमारी जॉब्स हैं, हम जाते हैं यहाँ से, घर से निकलते हैं, बैठते हैं, फिर वापस आ जाते हैं, है ना, यही है, सिटिंग जॉब है, ठीक है। वो फीमेल अगर चाहे कि मैंने तो जी नॉर्मल डिलीवरी करनी है, प्रेगनेंसी में भी उन्होंने कोई बिफोर प्रेगनेंसी कोई एक्सरसाइज नहीं, प्रेगनेंसी के दौरान एक्सरसाइज कोई नहीं, घर का काम भी कुछ नहीं, वो कैसे नॉर्मल डिलीवर होगा? आज से 30 इयर्स बैक हम अपनी मदर्स की बात करें, अपनी ग्रैंड पेरेंट्स की बात करें, तो उनकी नॉर्मल डे रूटीन में माइल्ड टू मॉडरेट काम था। उनका पेल्विस, उठक बैठक, कपड़े धोने, बर्तन धोने, खाना बनाना, सब पोछा लगाना, सब बैठ के उठ के सब कुछ, मतलब वो पूरी एक्सरसाइज दिन भर माइल्ड टू मॉडरेट एक्सरसाइज चलती रहती थी। तो पेल्विस वैसे थे, मसल्स वैसे थे, दे वर प्रोन टू उतना काम करने के लायक थे वो। अब कोई बैठा है, जाता है, फिर बैठ जाता है, उसमें कैसे नॉर्मल डिलीवरी होगी? बिल्कुल, सबसे पहले तो ये है। सो यू नीड टू बी एक्टिव बिफोर प्रेगनेंसी, यू नीड टू बी एक्टिव ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ऐसा नहीं है, आजकल मैंने देखा है कि चप्पल तो हस्बैंड्स डलवा रहे होते हैं फीमेल को, मतलब वो वैसे ही कुछ करना नहीं चाहते हैं, है ना, तो उनमें हम एक्सपेक्ट करें कि नॉर्मल हो जाएगा, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। बिल्कुल। सेकंड इज, आजकल है कि वी हैव कि हमारे पास, हम कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करते हैं, मदर की करते हैं और बेबी की करते हैं। किसी भी पॉइंट पे हमें लगता है कि कोई प्रॉब्लम मदर को हो रही है, कोई प्रॉब्लम बेबी को हो रही है, हम उसी टाइम वी शिफ्ट एंड टेक आउट द बेबी सो दैट हम दोनों सेफ हो जाएं, हम बच्चे को भी सेफ करें, हम माँ को भी सेफ करें। और वैसे भी आजकल एक एक दो दो बच्चे होते हैं सबके, एंड दैट टू द प्रीशियस बेबी, सम आर IVF बेबीज, सो नोबडी वांट्स टू टेक अ लिटिल बिट ऑफ रिस्क, बिल्कुल, नॉट इवन द डॉक्टर, ठीक है। सो सेकंड इज दिस कि हम कोई कॉम्प्लिकेशन होने से पहले, ताकि हमारे बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो, हमारे मदर को कोई प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए हम सिजेरियन लेते हैं। बच्चे ने पॉटी कर दी, बच्चे का हार्ट बीट थोड़ा बहुत कम हो गया, या वही के पेन्स ही नहीं आ रही, पेन्स ले ही नहीं जा रही, या मदर का BP शूट कर गया, तो हम लेते हैं। थर्ड इज वही लेटर एज में प्रेगनेंसी हो रही है ना, तो मदर में कॉम्प्लिकेशन, कोई किसी ना किसी को डायबिटीज है, किसी ना किसी को हाइपरटेंशन BP का प्रॉब्लम है, किसी ना किसी को लिवर के टेस्ट बहुत कॉमनली खराब हो जाते हैं, हमारा खाना पीना इतना अच्छा नहीं है, तो उसके कारण मदर को भी और बच्चे को भी प्रॉब्लम होती है। तो टू हैव अ सेफ मदर एंड बेबी वी गो फॉर अ सिजेरियन। और कोई भी ऐसे सिजेरियन नहीं करता है कि हाँ ठीक है सिजेरियन कर दो तो कर दिया, मैंडेटरी है तभी करते हैं। यस, हाँ, हमारे तो वी आर इनटू स्पेशल काउंसलिंग्स भी हम कराना चाहते हैं। हम बोलते हैं पेशेंट्स को स्पेशल एक्सरसाइज क्लासेस, स्पेशल काउंसलिंग क्लासेस डू, सो दैट यू लैंड अप इन अ नॉर्मल डिलीवरी, ताकि हम नॉर्मल डिलीवरी कर सकें। बट सिजेरियन पे मिथ्स बहुत हैं बने हुए, जैसे लोगों से सुनते हैं, सोशल मीडिया पे डालते हैं। सो ये सिजेरियन वर्सेस नॉर्मल, कहते हैं कि अगर फॉरेन कंट्री में जाओ वो हमेशा नॉर्मल डिलीवरी को तवज्जो देते हैं, तो इंडिया में हमेशा सिजेरियन को तवज्जो देते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा हम जो काम कर रहे हैं ना वो बिल्कुल ही अमेरिकन गाइडलाइंस एज वेल एज ब्रिटिश RCOG हम बोलते हैं, उन्हीं गाइडलाइंस पे काम करते हैं। और अगर सिजेरियन भी होता है हमारे यहाँ पे तो उन्हीं गाइडलाइंस के हिसाब से होता है। ऐसा नहीं है कि
करने को कर दिया। ये डिफरेंट बात है कि पेशेंट आके हमें बोले जी हमने नॉर्मल डिलीवरी नहीं करानी, हमने सिजेरियन कराना है जी, तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। 9 मंथ्स हमारा यही होता है कि आपने उस तरीके से चलो ताकि आपका नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, जी, स्पेशली जिसका फर्स्ट होता है। अगर फर्स्ट नॉर्मल हो गया तो नेक्स्ट भी नॉर्मल होंगे, जी, अगर फर्स्ट सिजेरियन हो गया तो चांसेस ऑफ सेकंड सिजेरियन ज़्यादा होते हैं। तो हमारा फोकस फर्स्ट डिलीवरी पे होता है कि आपकी फर्स्ट डिलीवरी नॉर्मल होनी चाहिए। सो इसमें सबका रोल है, डॉक्टर का रोल है, प्रेग्नेंट वुमेन खुद का रोल है, रिलेटिव्स का रोल है, सबका रोल है। जी, और कई बार क्या होता है, ये तो बहुत कॉमन है कि पेशेंट, हाँ हमने प्रेग्नेंट वुमेन शी इज़ लेबरिंग, लेबर चल रही है, जी, तो रिलेटिव्स ही आके बोल जी ਸਾਡੇ तो कुड़ी ਦਾ दर्द नहीं देखा ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ सिजेरियन कर दो। सो ड्यूरिंग काउंसलिंग सेशंस हम यही बोलते हैं, दिस इज़ अ पेशेंस। अगर आपने नॉर्मल डिलीवरी करानी है जी, तो पेशेंस है, मेरी पेशेंस है, इनकी पेशेंस है जो प्रेग्नेंट है, और रिलेटिव्स की पेशेंस है। जी, जी, जो प्रेग्नेंट वुमेन है वो चाहे गिव अप करे ना करे, बट रिलेटिव्स आके फिर यस, हम तीनों की अगर पेशेंस साथ रहेगी और बच्चा और माँ की सेहत हमारे साथ रहेगी जी। तो 100% नॉर्मल डिलीवरी होगी। बिल्कुल। तो ये तो मैं सबको समझाती हूँ कि पेशेंस इज अ की इन जी। दिस। सो कहते हैं कि इंडिया में अब मोस्ट ऑफ ऑल एक बेबी हो रहा है सभी का। क्या आने वाले समय में ये चाचा चाची, ताया ताई, मासी, ये रिश्ते खत्म होने वाले हैं? लग तो यही रहा है। बट ये ऐसे क्यों, एक ही बेबी क्यों? फाइनेंशियल इश्यूज है या वो पहले से ही ऐसा एक्सपीरियंस ले लेते कि सेकंड करने में डर रहे हैं कपल्स? देखो अब क्या है, अब हम अपनी ही परवरिश की बात करें तो जब हमारी परवरिश होती थी तो हमारी मदर या हमारे फादर हमारे साथ साथ नहीं घूमते थे। हमारे क्या होती थी, जॉइंट फैमिली, नहीं भी जॉइंट फैमिली थी तो हमारा वेल निटेड सर्कल होता था जिसमें वी प्ले। हमारे पेरेंट्स इतना ज़्यादा कि इसने इतना पढ़ना है, मैं पढ़ा दूँ इसको, मैं ये कर दूँ, मैं इसको ये लेके दे दूँ, मैं इसके साथ जाऊँगी, पार्क जाऊँगी खेलने के लिए, ऐसा नहीं था सिस्टम। अब क्या है, एक बच्चा है उसमें पूरी एनर्जी, फाइनेंसेस भी, सोशल भी, पूरा इमोशनल भी उस पे लगा देते हैं। तो उनकी हिम्मत ही नहीं रहती आई थिंक सेकंड बेबी प्लान करने के लिए। बट अकॉर्डिंग टू डॉक्टर योर गाइडेंस, क्या एक बेबी इनफ है? दिस इज एब्सोल्युटली कपल्स चॉइस। सो आपका उस पे कोई नहीं, मेरा इस पे कोई ओपिनियन बट नहीं। आपने कभी किसी को कहा है कि आप एक बेबी ना करो, 2 बेबीज करो? देखो, फॉर पर्सन, एज नॉट एज अ डॉक्टर, एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, इट इज लाइक when you want to share your feelings, आप अपनी feelings जो हैं वो अपने sibling से better share कर लेते हो किसी और से ज़्यादा। जी। तो एक sibling होना, मेरी sister है, मेरा brother है, कोई problem है, हम आराम से discuss कर लेते हैं उनसे, पर हम किसी third person से discuss करने से हिचकिचाते हैं। जी। तो एक जो as a human being आपकी personality develop होती है, आपको सब चीज़ शेयर करनी है, चीज़ें भी शेयर करनी है, फीलिंग्स भी शेयर करनी है, तो एक बेटर ह्यूमन बीइंग की तरह आप निकलते हो। तो नॉट एज अ डॉक्टर, वो पर्सनल कपल का चॉइस है, बट एज अ पर्सनल ह्यूमन बीइंग आई थिंक 2 बच्चे, एक पर्सनल कनेक्शन, एक फुल ब्लोन आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में हेल्प होती है। जी। सो जैसे 90s वर्सेस टुडेज जनरेशन, 90s किड वर्सेस टुडेज जनरेशन, फॉर एग्जांपल एक 90s किड या 90s जनरेशन की एक गर्ल ने, एक वुमेन ने बच्चे को जन्म दिया जो अब जाके जेनजी कहलाता है, तो उनके माइंडसेट में, उनके लाइफस्टाइल में अभी क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं? उनकी लाइफ में बहुत डिफरेंस है। लाइक जो 90s 80s के बच्चे हैं, दे प्लेड अ लॉट। जी। आउटडोर एक्टिविटी, उनका फैमिली के साथ कनेक्शन, अगर फैमिली के साथ लड़ाई भी हो रही है तब भी एक कनेक्ट, उसके बाद जाके उनसे फिर बात करना, उनका एक फैमिली बॉन्डिंग, उनका इकट्ठे बैठ के खाना खाना, जब पापा आ जाते हैं उनका वेट करके खाना खाना, ये एक इमोशनल बॉन्डिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, आपका अपने रिलेटिव्स के साथ बॉन्डिंग, आपका अपने फ्रेंड्स
जिसके साथ आप खेलते हो, जी। खुल के खेलते हो, वो बहुत ज़्यादा है बॉन्डिंग। बिल्कुल। जो अब के बच्चे हैं, जो जेनजी हैं, हम्म, उनमें प्रॉब्लम क्या है, दैट इज दे हैव अ लिटिल लेस ऑफ पेशेंस। पेशेंस कम है, जी। स्विच ओवर ज़्यादा है। हम्म, ये चीज़ नहीं पसंद, नेक्स्ट पे चले जाओ। ये चीज़ नहीं पसंद, चलो ये ले लो। जी। इजी एक्सेसिबल, सब कुछ इजीली एंड ऑप्शंस। मल्टीपल ऑप्शंस। हमारे पास एक पेन होता था, मतलब हमें एक कलर बॉक्स मिलता था, तो हम उसको बचा बचा के रखते थे कि यही हमने चलाना है। बट नाउ पेरेंट्स के बाद भी फाइनेंसेस बेटर हैं, उनको भी बहुत ऑप्शंस है, बच्चों को भी बहुत ऑप्शंस है, सो दे कैन स्विच फ्रॉम वन, अच्छा नहीं ये खराब हो गया, चलो नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट। जी। ये रिलेशनशिप में भी ऐसा होता है। फ्रॉम अ वेरी यंग एज दे आर सेक्सुअली एक्टिव, दे आर गेटिंग बच्चे मतलब यंग गर्ल्स आर गेटिंग प्रेग्नेंट, दे आर टेकिंग मेडिसिन, है ना। तो वो उनसे क्या है, उनकी हेल्थ पे भी इफेक्ट होता है। जी। मॉडर्निटी के साथ वो ये चीज़ें भी साथ में आ गई। उनका सबसे पहले मल्टीपल पार्टनर्स होना, उसके साथ जो डिजीजेज हैं एक दूसरे को ट्रांसमिट होती हैं, उसका कॉमन होना। जी। फिर अनवांटेड प्रेगनेंसीज होना बहुत कॉमन हो गया है। जी। सो जो ऐसे बच्चे आते हैं उनको मैं स्पेशली एक्सप्लेन करती हूँ, इट इज़ फाइन that you are in a relationship, but try to be in a one relationship, because जितना multiple sexual partners होंगे जी। उतना ही sexually transmitted diseases होने के chances बढ़ जाते हैं, और ये आगे जाके बहुत ज़्यादा दिक्कत देने वाला है। yes, you are very young, जैसे 18 साल का बच्चा आ रहा है, 19 साल का, 20 साल का, अभी शादी तो बिकॉज करियर ओरिएंटेड है, शादी तो 30+ पे ही होएगी उनकी। जी। सो उतने में एक ठहराव होना बहुत ज़रूरी है, वो रिलेशनशिप्स में ठहराव होना बहुत ज़रूरी है। जी। वैसे जेनजी इज़ फाइन, दे आर वेरी ओपन अबाउट थिंग्स, दैट इज़ गुड थिंग, वेरी वेरी पॉजिटिव। यस, दे आर पॉजिटिव पीपल, बट इन दिस जिसमें उनका हेल्थ में प्रॉब्लम आ सकता है, उनमें उसमें उनको डिस्कस करना चाहिए, आके डॉक्टर से डिस्कस करें, अपने बड़े से, किसी से जिनसे भी कंफर्टेबल है उनसे डिस्कस करें, और ट्राई टू हैव सेफ प्रैक्टिसेस, ताकि उनको आगे जाके ऐसा कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, फिर वो रिग्रेट करें। एंड इसी पे हम एक चीज़ और ऐड ऑन कर सकते हैं कि सेक्स एजुकेशन इज़ रियली इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पॉर्टेंट। अब हम सोचते थे कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट इन कैनेडा, अमेरिका और मतलब फॉरेन कंट्री, अब्रॉड कंट्रीज़ में, अब हमारी कंट्री में भी बहुत इम्पॉर्टेंट है जी। बिकॉज एवरीबडी, हमारे बच्चे जा रहे हैं बाहर पढ़ने जा रहे हैं, तो उनको पहले ही पता होना चाहिए व्हाट आर द सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस, व्हाट आर अनसेफ, हमें क्या नहीं करना है, हमने क्या करना है, ये फ़र्क पता होना चाहिए। जी, बिल्कुल। हमारे इमोशंस, पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहना चाहिए अपने, नॉट ना कि ओवर कनेक्टेड, कनेक्टेड रहना चाहिए कि एटलीस्ट जब बच्चा किसी प्रॉब्लम में आता है, दे कैन कनेक्ट, दे कैन गो बैक टू डरे ना अपनी प्रॉब्लम शेयर करने से। यस, ताकि ये जो बच्चों को ये इश्यूज आ रहे हैं ये ना हो। जी। जेनजी के साथ मैं एक और चीज़ जोड़ना चाहती हूँ। आई जस्ट सॉ कि एक मदर ने चैट जीपीटी से पूछा कि हम अपनी जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको बिल्कुल निकम्मा कैसे बना सकते हैं, निकम्मा बना सकते हैं। हाँ, बिल्कुल निकम्मा कैसे, मतलब इट वाज अ फन वीडियो, यस, इट वाज अ सार्काज़म। तो चैट जीपीटी की आवाज़ आती है कि उनको बैठे बिठाए सब कुछ ऑन बेड दे दो, उनको खाना दे दो बेड पे, उनको कपड़े दे दो बेड पे, उनको टॉवल पकड़ा दो, जाओ नहाने जाओ, फिर उनके कपड़े पकड़ा दो, फिर उनको फ़ोन दे दो, फ़ोन में उनको सब कुछ दे दो फ़ोन में, ताकि वो सोशल डिस्कनेक्ट हो जाए, उनको फैमिली से बिल्कुल डिस्कनेक्ट कर दो। तो अल्टीमेटली क्या होगा, वो बस उसी में ढूंढेंगे, अपनी खुशी भी उसमें ढूंढेंगे, तो अल्टीमेटली एंजाइटी में, अल्टीमेटली डिप्रेशन में चले जाएंगे। सो दिस इज़ के आप अब के जो बच्चे हैं वो कनेक्टेड रहो, एक्सरसाइज करो, गो आउट, मीट फ्रेंड्स। फोन विल नॉट से इट इज़ बैड थिंग, जितना यूटिलाइज करना है, जितना एक्चुअली रिक्वायर्ड है उतना ही यूज़ करो,
बाकी अपनी कनेक्शंस बनाओ, सोशल कनेक्शंस बनाओ, नॉट ऑन सोशल मीडिया, जस्ट ऑन सोशल मीडिया। अपना इंटरैक्टिव, अपने लोगों से जाके अपना फिजिकली आप कनेक्शंस बनाइए। कनेक्ट मोर विद द नेचर इंस्टेड ऑफ वर्चुअल थिंग्स। कनेक्ट मोर विद द नेचर, गो आउट। जी। सो एट लास्ट मैं आपको एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि जनरेशन जो आने वाली है उसको क्या चीज़ सबसे ज़्यादा नज़र में रखनी चाहिए, चाहे वो उनकी सेक्सुअल हेल्थ है, चाहे वो उनकी मेंटल हेल्थ है। इसके बारे में आप ज़रूर बताएं कि जेनजीज को ये चीज़ कैसे मैनेज करनी चाहिए। देखो, जेनजीज दे आर वेरी नाइस, वेरी गुड, दे आर वेरी ओपन, दे टेक थिंग्स वेरी इजीली, दे लीव थिंग्स वेरी इजीली, दैट्स द प्रॉब्लम। तो द फर्स्ट थिंग, देन द फोरमोस्ट थिंग मैं उनको बोलूँगी कि ईजी चीज़ों को बहुत ज़्यादा इजीली मत लीजिए। जो आपको लग रहा है कि ईजी चीज़ें हैं वो अल्टीमेटली आपको नुकसान करेंगी। जी। जैसे आपका लाइफस्टाइल है, लाइफस्टाइल में वही सबसे पहले डाइट है। अगर आप अकेले भी रह रहे हो या आप अपने पेरेंट्स के साथ रह रहे हो तो घर का खाना खाइए, खुद कुक कीजिए, खुद कुक करके खाइए, फ्रेश खाना खाइए। सेकेंड इज एक्सरसाइज, वॉक ज़रूर करिए, अपने फ्रेंड्स को ज़रूर मिलिए। जो हमें लगता है कि क्लबिंग है, अल्कोहल है, स्मोकिंग है, दिस इज़ कूल थिंग, ये कूल नहीं है। ये कुछ महीने, कुछ साल रहेंगी, बट आपकी जो हेल्थ है, जो आपकी फिजिकल हेल्थ है एंड अल्टीमेटली मेंटल हेल्थ है, वो पूरा साल, वो पूरा टाइम आपके साथ रहेगी। ये कूल आपको कब फूल कर देगा पता नहीं चलेगा, बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा। सो आपका लाइफस्टाइल बहुत इम्पोर्टेंट है जी। आपका एक डिसिप्लिन होना बहुत इम्पोर्टेंट है। डिसिप्लिन होना ये नहीं है कि आप बोलते हो मिलेनियल्स जो हैं, बॉस जो बोलता है उसको हाँ हाँ करते रहते हैं, ये अलग चीज़ है। डिसिप्लिन अपनी बॉडी के लिए, डिसिप्लिन अपने वर्क के लिए, ये ज़रूरी है अपने करियर को लेके। यस, वो चीज़, सो दैट आपको फिजिकल एज वेल एज मेंटल प्रॉब्लम आने से आप बच सकते हो जी। आपके पार्टनर्स वे ट्राई टू बी just connected with one partner only instead of multiple. Yes. Thank you ma'am, thanks for your time and hope हम जल्दी मिलेंगे अपने second podcast में। Thank you so much। ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपके ज़रिए शायद ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकती हूँ, जैसे कैंसर सर्विक्स हो गया, HPV वैक्सीनेशन होगी, अवॉइड मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर, ये बहुत आजकल के ज़माने में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जी। होप लोगों तक पहुँचें और होप लोग इस चीज़ को अपनाएं जी, ताकि हम आगे जाके, ये आज की बात नहीं है, ये नेक्स्ट 20-30 ईयर्स 40 ईयर्स के बाद की बात है जी। बहुत सारी प्रॉब्लम से ये बच्चे, हमारे बच्चे बच सकें। बिल्कुल मैम, होप फॉर द बेस्ट, फिंगर क्रॉस्ड। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस पॉडकास्ट। थैंक यू वेरी मच।